जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो हम पार्ट 2 तक कर चुके थे। आगे आया पार्ट 3। इकोनॉमिक्स में हम देख रहे थे, तो पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 में हम पूरा डिटेल से 10 क्वेश्चन का पूरा डिटेल के साथ उसका पूरा किए थे। 10 क्वेश्चन ऐसे था, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन में कम से कम 5 प्लस क्वेश्चन जाता था। तो उसमें देखेंगे 10 क्वेश्चन प्लस कर चुके थे, यानी 10 का हती करेंगे तो 5 से 50 प्लस क्वेश्चन हम इकोनॉमिक्स में कर चुके हैं। इसी तरह से हम और देखेंगे आगे 11 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। कहाँ से? तो 11 नंबर से, जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे, यानी कोई व्यक्ति है बिना दूसरी नौकरी ढूंढे, जब कोई व्यक्ति बिना दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है। क्या करता है? एक नौकरी छोड़ देता है, या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से। स्वेच्छा से यानी कि अपने मन से छोड़ देता है, या फिर किसी कारण से उसकी नौकरी छूट जाती है, तो वह होता है से गुजर रहा है। क्या है? तो मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। तो नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी। देखिए, मौसमी बेरोजगारी किसे कहेंगे? सो देखिए, मौसमी बेरोजगारी उसे कहेंगे, इसमें आएगा कृषि। मौसमी बेरोजगारी में क्या आएगा? तो कृषि। से किसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को बना देना है। हम डिटेल से समझा रहे हैं अभी। देखिए, मौसमी बेरोजगारी में कृषि लोग आते हैं। जैसे अगर मौसम के हिसाब से खेती कर रहे हैं, जैसे जिस प्रकार का मौसम है उस समय खेती कर रहे हैं। अगर उस प्रकार का मौसम जो खेती करते हैं हमेशा तो नहीं होता है, इसी तरह से सिर्फ मौसम के हिसाब से होता है। तो मौसम में अगर जिस मौसम में बेरोजगार है उसे कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। फिर आगे आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहेंगे? तो देखिए, काम है, अगर कार्य है लेकिन काम कर नहीं रहे, कार्य को कर नहीं रहे, उसे क्या कहेंगे? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। आगे है घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी देखिए, जब कोई व्यक्ति बिना दूसरी नौकरी ढूंढे, यानी कि नौकरी उस पर दूसरा नौकरी कर रहा है, लेकिन उसे नौकरी कुछ मिला दूसरा नहीं है, और पहला नौकरी को छोड़ दे रहा है या फिर छूट जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? घर्षणात्मक बेरोजगारी। आ गया होगा समझ में? आगे देखिए, घर्षणात्मक बेरोजगारी के भी आगे पूरा डिटेल दिया हुआ, अभी सब समझाते हैं आप लोग को। देखिए, इच्छा, क्षमता एवं योग्यता। क्या है? इच्छा, क्षमता एवं योग्यता होने के बावजूद भी रोजगार न मिल पाना, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी किसे कहेंगे? आपका नौकरी करने का इच्छा है, रोजगार करने का इच्छा है, आपके पास क्षमता है, आप योग्यता भी हैं, ये सब होने के बावजूद भी रोजगार न मिल पाना। अगर इतना होने के बाद भी आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? तो बेरोजगारी कहेंगे। आगे देखेंगे, बेरोजगारी अनेक प्रकार की होती है। क्या होती है? तो बेरोजगारी अनेक प्रकार की होती है, जिनमें कुछ प्रकार निम्नलिखित है। देखिए, क्या क्या प्रकार है, सभी का डिटेल हम बता रहे हैं। आप लोग को बताएं, जो भी वीडियो बताएंगे हम पूरा डिटेल बताते चलेंगे। तो देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी का दूसरा नाम अदृश्य। तो अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसे किसे कहेंगे? अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी में बताएं, कार्यरत श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है, अर्थात कुछ व्यक्तियों को कार्य से हटा दिया जाता है तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी बेरोजगारी की में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। देखिए, इसे हम समझा रहे हैं अपने भाषा में, आप लोग को भाषा में बहुत अच्छी से समझ में आएगा। कोई काम है, अगर खेती का कार्य है, जैसे कुछ भी खेती में कार्य हो रहा है, तो उसमें अगर 10 मजदूर लगा हुआ है, कितना है? तो 10 लोग अगर उस कार्य को कर रहे हैं। कितना लोग कर रहे हैं? तो 10 लोग उस कार्य को कर रहे हैं, तो काम कितना हो रहा है? मान के चलिए कि काम टोटल 20 है, 10 लोग मिलकर कार्य को 20 कर रहे हैं। और अगर इसमें 6 लोग भी कार्य करते हैं, 6 लोग करते हैं, तो भी इस कितना कार्य को कर देंगे? 6 लोग मिल करके 20 कार्य ही करते हैं। 6 लोग भी 20 करेंगे और 10 लोग भी मिल करके क्या करेंगे? तो 20 लोग। तो इसमें अगर जो 4 लोग हैं एक्स्ट्रा, उस कार्य में शामिल तो रहते हैं, लेकिन कार्य का पता नहीं चलता, यानी उनका कार्य क्या होता है? 0। तो ऐसे में 4 लोग को जो हटा देंगे, वो क्या होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाएंगे, यानी कि कार्य कर रहे थे लेकिन अत्यधिक होने के कारण क्या, उन्हें हटा दिया जाता है। इसे क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, अपने भाषा में से समझा दिए ताकि आप लोग को समझ में आ चुके। आगे देखेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या है आगे? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के बाद संरचनात्मक बेरोजगारी। देखिए, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण क्या है? तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण व्युत्पन्न बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है।
तकनीकी में परिवर्तन के कारण, क्या, तो तकनीकी में परिवर्तन के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे देखिए, ब्लैक एंड वाइट टीवी सही करने वाला व्यक्ति एलईडी ठीक नहीं कर पा रहा, ऐसी स्थिति को में वो बेरोजगार हो जाता है। देखिए, जो ब्लैक एंड वाइट टीवी क्या है, तो ब्लैक एंड वाइट जो पहले चलता था बहुत ज़्यादा, ब्लैक एंड वाइट टीवी, टीवी दो तरह के हो गया, क्या हो गया, एक एलईडी हो गया और एक ब्लैक एंड वाइट। तो देखिए, ब्लैक एंड वाइट टीवी दोनों हो गया, दोनों टीवी है। देखिए, टीवी बनाने वाला तो दो है, एक ही है, लेकिन दोनों टीवी ही बनाता है। लेकिन क्या है, एक एलईडी और एक एंड ब्लैक एंड वाइट। तो अगर ये ब्लैक एंड वाइट टीवी को बना सकता है, एलईडी को नहीं बना सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी। इसी को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। देखिए आगे है, भारत में सर्वाधिक लोग संरचनात्मक बेरोजगारी से ग्रसित हैं। कैसे संरचनात्मक बेरोजगारी से ग्रसित हैं, तो देखिए, एक कार्य को सीख जाते हैं लेकिन उसे पूरा डिटेल से नहीं सीख पाते। नया नया तकनीकी में नया नया होने के कारण क्या होता है, पूरे कार्य को नहीं सीख पाते। जैसे पहले कार्य में सीख लिए, पहले कार्य को जो सीखे वो सीख गए, लेकिन जो नया नया तकनीकी के कारण बदल रहा है उसे तो नहीं सीख पा रहे हैं। जैसे देखिए, अभी बाइक ही आ रहा है, क्या आ रहा है अभी, तो बाइक आ रहा है। तो बाइक में देखेंगे, पहले जो होता था उसका और अब का फीचर थोड़ा अलग है। तो जो पहले का बना सकते थे वो अभी नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, पहले का धीरे धीरे जो खत्म हो जाएगा, नया वाला नहीं बना सकते, उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। आगे देखेंगे, बेरोजगारी के आंकड़े का संग्रह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ करता है। आंकड़ा जो है, जो बेरोजगारी का आंकड़ा है कि कितना परसेंट बेरोजगार है, कितना कि कौन सा बेरोजगारी से ग्रसित है, इसे कौन करता है, तो एनएसओ करता है। जबकि बेरोजगारी की रिपोर्ट नीति आयोग तैयार करता है। जो बेरोजगारी का रिपोर्ट है उसे कौन क्या तैयार करेगा, तो नीति आयोग तैयार करेगा। और बेरोजगारी का आंकड़ा का संग्रह कौन करेगा, तो एनएसओ। रिपोर्ट जारी कौन करेगा, तो नीति आयोग। और संग्रह कौन करेगा, तो एनएसओ। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है पंचवर्षीय योजना। देखिए, आप लोग को पहले भी बताया हम पंचवर्षीय, 2 वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना के बारे में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं बता पाएंगे, और अगर कहीं पढ़े होंगे पहले तो बता सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बता पाएंगे। अगर उस वीडियो को, मेरा वीडियो को देखे हैं तो ये क्वेश्चन को अभी आप लोग तुरंत बता दीजिएगा। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की जाती है। किससे, अनुभागीय नहीं, बिल्कुल गलत है। वार्षिक भी नहीं, वरिष्ठ भी नहीं, योजना। पंचवर्षीय योजना का बात हो रहा है तो क्या होगा, योजना ही होगा। ऐसा ही सोच सकते हैं, क्या होगा, तो योजना। आगे देखेंगे, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया, देखिए, योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो योजना आयोग का गठन हो गया 15 मार्च 1950 को। और आप लोग को नीति आयोग का भी बता दे रहे, योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या बनाया गया, नीति आयोग। फिर से बता नहीं, पहले बता चुके हैं आप लोग को। तो नीति आयोग का कब गठन हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को क्या हो गया, नीति आयोग का गठन हो गया। आप लोग समझ सकते हैं, योजना आयोग का नाम चेंज करके अब क्या किया गया, 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, नीति आयोग का नाम दिया गया। इसका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम। आप लोग को बताया हैं। आगे देखेंगे, देखिए, जो भी बताएं सेम क्वेश्चन आ गया। देखिए, वही से कहते हैं, अगर आप पढ़ते रहिएगा तो आप लोग का क्वेश्चन सभी सही होगा। देखिए, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना के बाद योजना आयोग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। बताएं, अभी योजना आयोग को खत्म करके क्या लाया गया, नीति आयोग, यानी योजना आयोग का ही नाम कर दिया गया, यानी चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसी तरह से देखेंगे नेक्स्ट, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण ग्राहक के बारे में देखेंगे। ऋण ग्राहक को छोड़कर क्या है, तो ऋण ग्राहक को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, क्या है, तो राजस्व घाटा, जी बिल्कुल नहीं होगा ये। प्राथमिक घाटा नहीं, राजस्व अधिक की, ये भी नहीं, तो होगा इसमें राजकोषीय घाटा। आगे देखेंगे, घाटों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित है। घाटा के बारे में आगे देखिए, यहाँ भी घाटा है, यहाँ भी घाटा है, यहाँ भी घाटा। तो घाटा के बारे में हम पूरे डिटेल से समझेंगे। तो घाटों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, निम्नलिखित है। जैसे राजकोषीय घाटा,
कुल व्यय छोड़कर कुल प्राप्ति ऋण को, क्या बताया, कुल व्यय को छोड़ देना है सिर्फ ऋण को। तो वही देखिए यहाँ ऋण ग्राहक को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, ये दोनों का अंतर क्या निकलेगा, कुल ऋण। तो वही हो गया कुल व्यय छोड़कर कुल प्राप्ति ऋण को, यही सेम चीज हो गया। आगे देखेंगे प्राथमिक घाटा, क्या है प्राथमिक घाटा। तो राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान, क्या है राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान को क्या कहते हैं प्राथमिक घाटा। फिर है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा में क्या है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, यानी कि प्राप्ति, जो आय उसी कहते हैं जो प्राप्त होता है। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व क्या है प्राप्ति, यानी राजस्व आय को क्या कहते हैं राजस्व घाटा कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गरीबी रेखा। देखिए गरीबी रेखा के आकलन के लिए क्या है, तो गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रंगराजन एक समिति बनाया गया, वो अपना किस वर्ष जो है अपना गरीबी रेखा का आकलन जो है प्रकट किया। तो देख सकते हैं 2016, 2014, 2012, 2010। तो 2016 बिल्कुल नहीं होगा, 2012 भी नहीं होगा, 2010 भी नहीं, इसमें होगा 2014। रंगराजन समिति जो बोलागा, रंगराजन समिति अपना रिपोर्ट गरीबी रेखा का रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया गया, तो 2014 में। इसी तरह से हम और देखेंगे जो समिति बनाया गया था अपना अपना रिपोर्ट कब किया गया उसके बारे में हम पूरा भी समझेंगे। देखेंगे गरीबी रेखा के आकलन के लिए अन्य महत्वपूर्ण समितियां, रंगराजन समिति के अलावा और कौन कौन से समिति थे सो देखेंगे। दांडेकर एवं रथ समिति कौन थे भारत में, तो दांडेकर एवं रथ समिति गरीबी का पहला व्यवस्थित आकलन किया, कब, तो 1971 में। दांडेकर एवं रथ समिति 1971 भारत में, तो क्या किया, गरीबी का पहला व्यवस्थित आकलन किया। आगे देखेंगे वाई के अलग, क्या है, तो वाई के अलग, वाई के अलग के बारे में देखेंगे। 1900 क्या है 79 है, 1979, यानी गरीबी रेखा के निर्धारण में कैलोरी के आधार बनाया, कि कैलोरी के आधार कब बनाया, तो गरीबी रेखा के निर्धारण में, तो 1979। आगे देखेंगे डीटी लकड़ा वाला समिति, क्या है, डी लकड़ा वाला समिति, तो कब हुआ, तो 1993 में। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन किया, तो राज्यवार। देखेंगे फिर से इसे हम रिवीजन करवा दे रहे अभी। सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति कब है, तो 2009, क्या है, तो 2009 में। गरीबी रेखा के निर्धारण में खर्च को आधार बनाया, इसमें क्या को, खर्च को आधार बनाया। फिर से देख लेंगे दांडेकर एवं रथ समिति कब हुआ, तो 1971, दांडेकर एवं रथ समिति 1971। वाई के अलग 1979। फिर है डीटी लकड़वाला, डीटी लकड़ा वाला, सॉरी लकड़ा वाला है, डीटी लकड़ा वाला 1993। आगे सुरेश तेंदुलकर समिति 2009, और उसके बाद है रंगराजन समिति 2014। अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें से रंग समिति के बारे में, तो रंगराजन समिति का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रंगराजन समिति से पूछा जाता है कि रंगराजन समिति जो है अपना रिपोर्ट गरीबी रेखा का रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, तो याद रखना है आपको 2014। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15वें संगठित संस्थान, यानी कि देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में संगठित संस्थान है जो 15 क्वेश्चन नंबर आया आप लोग का, ये 15 जो है सो क्या है क्वेश्चन नंबर है, 15 क्वेश्चन नंबर। वे संगठित संस्थान है जो जमाकर्ताओं से स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं। तो वे संगठित संस्थान का नाम पूछ रहा है जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करता और कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं। तो कौन, होटल। तो आप लोग जानते हैं होटल में क्या होता है, होटल तो खाना खाने का जगह है, ये तो बिल्कुल नहीं। अस्पताल, अस्पताल में तो इलाज होता है, इसे कहाँ से ऋण दिया जाएगा, ये तो बिल्कुल दोनों गलत है। विद्यालय तो हम जानते हैं विद्यालय में क्या होता है, तो पढ़ाई होता है, तो ये भी नहीं, इसके हम कहाँ होगा, तो बैंक में है, तो ये बिल्कुल बैंक सही हो जाएगा। देखेंगे इसमें और बैंक ऐसे वित्तीय संसाधन है जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं तथा जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करते हैं, इसीलिए हो गया बैंक। अर्थात बैंक जमाकर्ताओं और ऋण धारकों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। आगे है ये बैंकों का प्राथमिक कार्य है, इसके अलावा बैंक अन्य कार्य भी करता है। जैसे बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो बैंक का प्राथमिक कार्य हो गया जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करना और कर्जदारों को ऋण देना। इसी तरह से बैंक और कार्य है, एक बैंक अकाउंट दूसरे बैंक अकाउंट में धन राशि ट्रांसफर करना, क्या है, बैंक अकाउंट में धन का राशि का ट्रांसफर करना। फिर आगे है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जारी करना, किसका काम है, तो ये
बैंक का ही काम है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जमा करना हो गया, जारी करना हो गया। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर करना हो गया। इसी तरह से क्या है, सभी बैंक का काम है। इसी तरह से आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या था, तो पार्ट 3। इसमें भी देखें आप लोग कितना क्वेश्चन हो गया। मेरा क्वेश्चन सिर्फ 5 नाम रहता है, उसमें इतना डिटेल से बता देते हैं कि एक क्वेश्चन का 5 से 10 क्वेश्चन तैयार होता है एक क्वेश्चन से। यानी कि क्या है, 5 का 25 से 50 क्वेश्चन मेरा एक वीडियो में, सिर्फ 12 से 15 मिनट के वीडियो में 25 से 50 क्वेश्चन मेरा हो जाता है। आप लोग देख ही रहे होंगे। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मेरा वीडियो का पहले मिलेगा। और एसएससी जीडी में टारगेट आपको रखना है कि एसएससी जीडी किसी हर हाल में सभी का ज़्यादा होता है कि जीके कमज़ोर होने के कारण एसएससी जीडी में सिलेक्शन में नहीं हो पाता है, फाइनल मेरिट नहीं बन पाता है। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। फाइनल मेरिट में नंबर दिलवाना मेरा काम है जीके में। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।